नमस्कार, टॉप एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और लखनऊ से सुषमा खरकवाल को बनाया गया है प्रत्याशी। इसके साथ साथ मथुरा वृंदावन से विनोद अग्रवाल मेयर प्रत्याशी चुने गए हैं और गोरखपुर से मंगलेश श्रीवास्तव मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से। प्रयागराज से उमेश चंद्र गणेश मेयर प्रत्याशी होंगे। इसके साथ साथ ये सूची में नाम वाराणसी से अशोक तिवारी मेयर प्रत्याशी होंगे और मुरादाबाद की बात करें तो विनोद अग्रवाल मेयर प्रत्याशी बने हैं। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। फिरोजाबाद से कामिनी राठौर मेयर प्रत्याशी बनी है। आगरा से हेमलता दिवाकर बीजेपी की मेयर प्रत्याशी। वहीं सहारनपुर की बात करें तो अजय कुमार बीजेपी मेयर प्रत्याशी। झांसी से बिहारी लाल आर्य मेयर प्रत्याशी बने हैं और ये तमाम नाम अब सामने आ गए हैं। तैयारियां एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और उसके बीच अब कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की जो सूची है तमाम राजनीतिक दल अब घोषित भी कर रहे हैं। बीजेपी ने भी मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। तमाम नाम सामने आए हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन सभी के कंधों पर रहेगी। निकाय चुनाव में इनके बलबूते इस बार निकाय चुनाव में दांव आजमाएगी बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर। वही बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दाखिल करेंगे नामांकन। आज नामांकन दाखिल करेंगी सुषमा खरकवाल। पार्टी पदाधिकारी, मंत्रियों समेत वरिष्ठ नेता इसमें सम्मिलित होंगे। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नामांकन में मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ आपको बता दें कि नामांकन के लिए मंत्रियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। लखनऊ से सुषमा खरकवाल को बनाया गया प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर। एक और जहां बीजेपी ने जारी कर दी है मेयर प्रत्याशियों की सूची और इसी क्रम में आज नामांकन दाखिल करेंगी सुषमा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अश्विनी, देखिए बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दाखिल आज नामांकन करने वाले हैं और ऐसे में तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। तमाम पार्टी के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। क्या विशेष जानकारी आपके पास? कल देर रात शाम जो पहले चरण के लिए नगर निकाय चुनाव होने, नगर निगम सीटों के प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी थे, उनकी अंतिम सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी, जिसमें 10 नगर निगम के जो प्रत्याशी उनकी सूची जारी की गई। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में सुषमा खरकवाल को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। हालांकि सुषमा खरकवाल का कहीं कोई नाम नहीं था, जिक्र नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े नाम चल रहे थे। किसी मंत्री की, किसी की पूर्व मंत्री या फिर तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उनकी फैमिली से या उनका नाम चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच सुषमा खरकवाल का नाम आना अपने आप में सबको चौंकाने वाला है, क्योंकि चर्चाएं बिल्कुल भी नहीं थी इस नाम की। लेकिन देर शाम होते होते जब स्थिति स्पष्ट हुई तो सब हक्का बक्का रह गए। तमाम जो दौड़ में शामिल लोग थे उन्होंने अपने फोन तक बंद कर दिए, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने 30 साल पुराने कार्यकर्ता पर दांव खेलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ संदेश दिया है कि जो भी संगठन के लिए, जो भी भाजपा के लिए मेहनत करेगा उसको एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। और वही उसी का उदाहरण है, क्योंकि सुषमा खरकवाल जो है 30 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगी थी और उस दौर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी जब भारतीय जनता पार्टी का बुरा समय चल रहा था। लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम नहीं किया, लगातार जुड़े रही। दूसरी ओर अगर बात करें तो ये पर्वतीय ब्राह्मण है, आती हैं, साथ ही साथ इनके जो पति हैं पूर्व सैनिक रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को भी भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की है। साथ ही साथ जो सुषमा खरकवाल हैं तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं, जो अवध क्षेत्र की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं, इसके अलावा तमाम पद रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अश्विनी, और ऐसे में जब ये लिस्ट सामने आ गई है, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं सुषमा खरकवाल का, कई ऐसे बदलाव भी देखे गए जो कि पिछले के मुकाबले नए देखने को मिल रहे हैं। क्या वो नए बदलाव है?
बिल्कुल। जो पूर्व निवर्तमान जो मेयर थी संयुक्ता भाटिया, उनको पूरी उम्मीद थी कि उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने खुद के लिए भी टिकट मांगा था या फिर किसी स्थिति में नहीं मिलता उनको तो अपनी बहू के लिए टिकट मांगा था, लेकिन संगठन ने उनको नाम को पूरा तरह से नकार दिया और नए चेहरे को उतारा, जिससे कहीं ना कहीं कोई कसमकस ना आपस में हो पाए। क्योंकि अगर इनको दोबारा से टिकट दिया था तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने में ही राजनीति शुरू हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि अंदर खाने में किसी तरह की कोई राजनीति होने पाए। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, कांग्रेस ने जारी किया मेयर पद के लिए लिस्ट और 11 नगर निगमों के मेयर पद के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने जारी की है लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखपुर से नवीन सिन्हा कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार बनाए गए हैं। वही बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज से प्रभास शंकर मिश्रा कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार होंगे। वही मथुरा वृंदावन से राजकुमार रावत को टिकट मिला है। और आगरा की बात करें तो लता कुमारी पर विश्वास जताया है। इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है आगरा से लता कुमारी को। इसके साथ साथ फिरोजाबाद की बात करें तो नुजहत अंसारी को टिकट दिया गया है। वहीं बरेली की बात करें तो इस बार डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी को मेयर पद के लिए टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर से निखात इकबाल को टिकट दिया गया है। सहारनपुर से प्रदीप वर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। वहीं अगर बात करें मेरठ की, क्योंकि यहां पर भी सरगर्मियां कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा गर्म है और मेरठ में क्योंकि बसपा का इस वक्त दबदबा है और काफी महत्वपूर्ण ये सीट पे हो जाती है। मेरठ से नसीम कुरैशी को कांग्रेस से टिकट मिला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार संवाददाता अश्विनी द्विवेदी बने हुए। अश्विनी, देखिए तमाम जो राजनीतिक दल है अब अपने अपने सिक्के खोलने लगे हैं, अपने अपने जो प्यादे हैं अब वो छोड़ने लगे हैं। कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की घोषणा हर एक राजनीतिक दल अब कर रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी जिम्मेदारी दी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कई लोगों के नाम की है। बिल्कुल, कांग्रेस लगातार अपने प्रत्याशियों की तलाश कर रही थी। जो अंदर खाने से खबरें आ रही थी वो ये थी कि कांग्रेस के पास बेहतर प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। आखिरकार किसी तरीके से कांग्रेस ने 11 जो नगर निगम है उनके प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है क्योंकि कांग्रेस लगातार विपक्षियों की एकता की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा का सीधे तौर पर फायदा करा रही। शाहजहांपुर की बात करें, शाहजहांपुर पहली बार नगर निगम बना, पहली बार नगर निगम के लिए पद के लिए चुनाव होगा और वहां पर पिछले 4 बार से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती उससे पहले जो कांग्रेस ने निखात इकबाल को वहां से प्रत्याशी बनाया जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं। और ऐसा माना जाता है कि शाहजहांपुर जो सीट है मुस्लिम बाहुल सीट है, वहां पर अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक का अगर बंटवारा होता तो निश्चित तौर पर सीधे तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और इसका नुकसान जो होगा वो समाजवादी पार्टी को होगा। अब दूसरी टिकट पर आते हैं। दूसरी टिकट मेरठ की है। जो 2017 में मेरठ में चुनाव हुआ था नगर निगम का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। बसपा ने वहां पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार देखा गया कि कांग्रेस ने वहां से भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बसपा को नुकसान पहुंचाएगा और सीधे तौर पर क्योंकि वोट कटेगा अगर मुस्लिम जो वोटर्स का, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो समझिए किस तरीके से समीक्षा कांग्रेस ने की है, किस तरीके से तैयारी की गई, इसका आंकड़ा इस लिस्ट लगा लीजिए। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि एसी कमरे में बैठकर समीक्षा करते हैं और एसी कमरे में बैठकर ही वो पूरी रणनीति तैयार करते हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि कांग्रेस लगातार गर्त में जा रही है और ऐसे में इस तरीके से अगर राजनीति की जाएगी और दूसरी ओर जब आपके भारतीय जनता पार्टी सरीकी पार्टी हो जो जिसका प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है अश्विनी, आप बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इसके साथ आपको बड़ी खबर बता दें, निषाद पार्टी ने निकाय चुनाव में उतारे हैं प्रत्याशी। बहराइच, गंगा घाट, काल, पी नगर में पालिका में उतारे हैं प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर, ललितपुर, शिकोहाबाद नगर पालिका में उतारे हैं प्रत्याशी। 10 नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर ही उतारे हैं प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार राजनीतिक दल अब सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में यदि बात करें तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने पहले
प्रत्याशियों की सूची जारी की। वहीं इसी क्रम में अब निषाद पार्टी भी सामने आ गई है। निकाय चुनाव में प्रत्याशी अब निषाद पार्टी ने भी उतार दिए हैं। तमाम जिलों से बहराइच, गंगाघाट, कालपी नगर पालिका में प्रत्याशी इस बार उतारे हैं निषाद पार्टी ने। 10 नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भी प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने कई मेयर के टिकट काटे हैं। मंत्री नंदी की पत्नी का टिकट भी कटा है। पत्नी अभिलाषा का प्रयागराज से टिकट कट गया है। वहीं बात करें प्रयागराज से 2 बार की सिटिंग मेयर थी अभिलाषा नंदी, जिनका टिकट काट दिया है। बीजेपी ने कई बदलाव किए हैं और नए लोगों को शामिल करने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। नए लोगों को समीकरणों के आधार पर, समीकरणों के मद्देनजर इस बार कहीं ना कहीं फोकस नई टीम के ऊपर, नई बीजेपी उतरने के लिए, निकाय चुनाव में किसी तरह से जीत हासिल की जाए, इसको लेकर के मंथन किया गया। और कहीं ना कहीं इस वक्त की बड़ी खबर ये कि निकाय चुनाव में मेयर के टिकट काटे हैं बीजेपी ने। वही वाराणसी से आपको बड़ी खबर बता दें, G20 शिखर सम्मेलन की बैठक आज होगी। मेहमानों के भव्य स्वागत के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। और आपको बता दें कि 17 से 19 अप्रैल तक चलेगी G20 शिखर सम्मेलन की बैठक। इसके साथ साथ आपको बता दें कि काशी में होगी G20 की 5 बैठकें। सम्मेलन की बैठकों में कृषि वैज्ञानिक चर्चा करेंगे और बढ़ती आबादी को अन्न मुहैया कराने को लेकर मंथन होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक में स्थायी खेती को लेकर भी वैज्ञानिक चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको एक एक अपडेट के साथ बता रहे हैं। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, 17 से 19 अप्रैल तक G20 शिखर सम्मेलन की बैठक चलेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ गया। संतोष, देखिए, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है और G20 शिखर सम्मेलन की बैठक आज होने वाली है। मेहमानों के साथ ये भव्य बैठक की जाएगी, स्वागत किया जाएगा। क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? ये कहा जा सकता है कि पिछले 1 महीने से इस तैयारी चल रही थी और तैयारी आज अंतिम रूप में है। यदि हम बैठक की बात कर लें तो आज 2 समिट होंगे। 2 समिट में 10 बजे शुरू होंगे और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के कार्यक्रमों की यदि फहरिस्त की बात करें तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें कृषि मंत्री के साथ साथ बीके सिंह होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। 2.5 घंटे का पहला सेशन और दूसरा सेशन 3 घंटे का होगा। समझा सकता है कि इन दोनों सेशनों में देश, अलग अलग देशों के लगभग 80 मेहमान जुटे हुए हैं जो कृषि के विषय में जानकार हैं। किसी वैज्ञानिक कह सकते हैं, किसी खेत से जुड़े हुए लोग कह सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात सामने छन के आएगी वो ये कि आज के मंथन में हेल्दी फूड के साथ साथ पौष्टिक आहारों पर भी ध्यान दिया जाएगा कि आहार पौष्टिक हो और साथ ही साथ कैसे कृषि उपज बढ़ाई जाए। संतोष, इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये सामने आई कि कहीं ना कहीं खेती को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी, वैज्ञानिक अपना अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि जो इस समिट का जो आज का विषय होगा वो निश्चित तौर पे कृषि आधारित होगा, या ये कहा जाए कि कृषि में कैसे और ज्यादा अच्छा किया जाए, हेल्दी फूड हो, इसके साथ ही साथ उपज कैसे बढ़ाई जाए। और उससे भी बड़ी चीजें जो जानकार हैं वो बताएंगे कि खेती के कैसे वो आयाम है जिनको न केवल सुरक्षित किया जा सकता है बल्कि उसको बढ़ाया जा सकता है। एक जो और भी खास बात होगी वो ये कि जो मेहमानों के आवभगत के लिए काशी को सजाया गया है वो अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है। चाहे वो एयरपोर्ट से होटल तक का जगह हो या फिर होटल से गंगा घाट तक की हो। कार्यक्रमों की यदि हम बात करें, जैसा हमने आपको बताया 10 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, 1 बजे लंच ब्रेक होगा और 1 बजे लंच ब्रेक होने के बाद 2 बजे वापस फिर से एक चर्चा परिचर्चा सेकंड समिट शुरू होगी। इसके बाद शाम को ये गंगा आरती में जाएंगे सारे मेहमान। गंगा आरती देखने के बाद देर शाम ये करीब 8:30 बजे के आसपास होटल वापस आएंगे और होटल में इनकी न केवल संतोष, इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जिस तरह से बढ़ती
आबादी से हम लोग त्रस्त हो रहे हैं। लगातार देश की बढ़ती आबादी कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी बनी हुई है, और इसके साथ साथ कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अन्न से वंचित ना रह जाए, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है, जैसे कि हमने भी पहले भी कहा, कृषि वैज्ञानिकों की ये बैठक है, कृषि जानकारों की ये बैठक है, इसमें सारी बातें कृषि और अन्न से जुड़ी हुई होंगी। जैसा कि आपने कहा, स्वाभाविक सी बात है, बढ़ती हुई आबादी के साथ जो खाने की समस्याएं आएंगी, या ये कहा जाए कि अन्न की उपज बढ़ाने की बातें हो रही हैं, इन पे न केवल पर चर्चा होगी, बल्कि एक समिट भी होगी, जिस समिट में इस बात को तय किया जाएगा कि आखिर वो कौन से उपाय हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, और किस ढंग से कृषि के बदलते आयाम को एक नया आयाम दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाया जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। और बड़ी खबर प्रयागराज से, आपको बता दें आगामी 2 दिन के लिए प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जिला प्रशासन ने बंद की है इंटरनेट सेवा। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब भी तनाव का माहौल देखा गया है, जिस वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस प्रयागराज पश्चिम इलाके में कर रही है लगातार गश्त, और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। रह रहकर अफवाह उड़ती है, जिसको लेकर भी हलकान दिखाई दे रही है पुलिस, और अफवाहों पर किसी तरह से भरोसा ना किया जाए, अफवाहों को तूल ना दी जाए, इसकी अपील लगातार पुलिस प्रशासन करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेट का इस्तेमाल करके अफवाहों को तूल दिया जाता है, और इसी को रोकने के लिए बंद की गई है। अतीक कुनबा बुरे काम का बुरा नतीजा आपको दिखा रहे हैं। अशरफ अतीक का भाई जो जिसकी हत्या कर दी गई। वही बात करें शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी, जो कि इस वक्त फरार चल रही है। कल कहीं ना कहीं संभावना जताई गई थी कि कहीं जनाजे में वो शामिल तो नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति थी। वही उमर की बात करें, अतीक का बेटा जो कि इस वक्त जेल में कैद है, इसके साथ साथ अली अहमद जो कि अतीक का दूसरा बेटा, वो भी जेल में कैद है। पूरा परिवार, पूरा कुनबा कहीं ना कहीं आतंक से जुड़ा हुआ। और वही असद की बात करें तो एनकाउंटर में असद ढेर हुआ, और बाकी 2 अन्य बेटे जो कि बाल गृह में, सुधार गृह में इस वक्त है। क्या है खासियत जिगाना पिस्टल की, ये आपको बता रहे हैं। तुर्की में बनती है, बैन है इंडिया में, और 5 से 6 लाख कीमत होती है इस जिगाना पिस्टल की। और जिस तरह से अफवाहों से बचने के लिए भी कहा गया है, सबसे खास बात यह रही कि प्रतिबंधित है जिगाना पिस्टल। अतीक अशरफ की जो हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्टल, उसका जिक्र हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के रास्ते भारत में सप्लाई होती है, इसकी बात सामने आई है। कहीं ना कहीं कई ऐसे संगठन है जो कि सप्लाई करते हैं भारत में जिगाना पिस्टल। में पंजाबी सिंगर यानी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी की गई थी बीते दिनों, और ये अब प्रकरण आगे बढ़ता है। अतीक अशरफ की भी हत्या इसी पिस्टल से की गई। 17 गोलियां लोड होती है एक बार में, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बार में 17 ताबड़तोड़ फायरिंग की जा सकती है जिगाना पिस्टल से। तो क्या खासियत है, लगातार आपको बता रहे हैं। तुर्की मेड ये पिस्टल, और इस पिस्टल से कहीं ना कहीं कीमत की बात करें तो पिस्टल की कीमत 5 से 6 लाख होती है, और इसको लेकर अब सतर्कता भी बरती जा रही है। वही प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ डबल मर्डर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। डीजी प्रशांत कुमार के बयान को आधार बनाकर याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग की गई है। यूपी में अब तक हुए एनकाउंटरों की भी जांच की मांग की गई है, और सीधे तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। और क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, रात के अंधेरे में कई 3 हत्यारे आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बिना खौफ के सुरक्षा व्यवस्था को नेस्तनाबूद करते हुए, यूपी पुलिस को चुनौती देते हुए अशरफ और खास तौर पर बात करें तो अतीक की कनपट्टी पर पिस्टल दाग कर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि दोनों की ही हत्या हो जाती है। और इस दोनों यानी कि डबल हत्याकांड मामले को लेकर अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, याचिका डाली है।
एडवोकेट विशाल तिवारी ने कि जितने भी इनकाउंटर अभी तक हुए हैं उन सभी की जांच की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे प्रयागराज से, जहां अतीक अशरफ डबल मर्डर का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, याचिका डाली है और डीजी प्रशांत कुमार के बयान को आधार बनाकर ये याचिका दाखिल की गई है। तमाम उन पैमानों के ऊपर इसमें बिंदु बनाकर ये याचिका दाखिल की गई है। यूपी में अब तक जितने भी इनकाउंटर हुए हैं उनकी जांच की मांग सीधे तौर पर कर दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला कोर्ट में आज दाखिल हो सकती है। अमीन सर्वे रिपोर्ट सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दिया है। और आपको बता दें कि हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दायर की थी याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने का जिक्र है, जिसको लेकर यह अमीन सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था। और आज ये माना जा रहा है कि अमीन सर्वे की रिपोर्ट आज दाखिल हो सकती है। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का जिक्र था, जिसको लेकर अब सजगता बरती जा रही है। सीनियर डिवीजन यानी कि सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आदेश दिया कि अमीन सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जाए, जिसको लेकर आज ये संभावना कि कोर्ट में आज दाखिल हो सकती है अमीन सर्वे रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का ये पूरा मामला 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने का जिक्र इसमें किया गया है। याचिका में ये दाखिल किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का जिक्र इसमें शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का यह पूरा मामला। और बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आदित्य नाम का शातिर अपराधी गोली लगने से घायल हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे दोनों बदमाश। और बदमाश से 2 तमंचा, 4 जिंदा और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। खुर्जा देहात थाना के बिचोला गांव के पास ये मुठभेड़ हुई। और खबर सोनभद्र से, जहां ओबरा थर्मल पावर प्लांट में हुआ विस्फोट। ओबरा परियोजना इकाई संख्या 13 में यह विस्फोट हुआ है। पीआरडीएस लाइन का कॉमन हेडर खोलते समय लाइन ब्लास्ट हुआ और 20 केजी का प्रेशर होने की वजह से 2 कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। ओबरा प्रोजेक्ट हॉस्पिटल से वाराणसी के लिए रेफर किए गए हैं कर्मचारी। विस्फोट हुआ, पीआरडीएस लाइन का कॉमन हेडर खोलते समय ये ब्लास्ट हुआ। तो इसी के साथ फिलहाल टॉप एजेंडा में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।